नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी। हाल ही में वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर वाइट कॉलर अपराधियों की बढ़ती घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता क्या है? तो क्यों आवश्यक है कि हम साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें? सबसे पहले है सुधार की गुंजाइश क्यों है। सबसे पहली इसमें है कानूनी फ्रेमवर्क में मौजूदा कमियां। समिति ने यह पाया है कि साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियामक व्यवस्था में कई एजेंसियां और निकाय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। इससे विनियमन और नियंत्रण प्रणाली के मामले में आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप साइबर अपराधों से निपटने के लिए एकीकृत नजरिया अपनाना कठिन होता है। इसके अलावा अधिकांश सेवा प्रदाताओं के डेटा केंद्र देश के बाहर स्थित हैं। इसलिए ऐसे प्रदाताओं से डेटा संबंधी चुनौती भरा कार्य होता है। इसके बाद है तकनीक संबंधी चुनौतियां, जैसे उभरती नई तकनीकें जिनमें AI, जिसके माध्यम से मिलीशियस कोड और सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जा सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जनरेटिव AI टूल्स, डीप फेक जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में देखी जाती हैं। इसके अलावा है मालवेयर और बॉटनेट की मदद से सॉफ्टवेयर अपराधी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फिल्टर जैसी तकनीकों के नियंत्रण से बच जाते हैं। होता क्या है कि जो हम लोग तकनीक डेवलप करते हैं, कौन सी एंटी सॉफ्टवेयर और जो हम लोग तकनीकी नियंत्रण या फिर जो हम रेगुलेशन डेवलप करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करते हैं, उनकी फर्जियत किसके द्वारा की जाती है? मालवेयर और बॉटनेट की मदद से हैकर्स एंटी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फिल्टर जैसी तकनीकों से बच जाते हैं। एंटी सॉफ्टवेयर तकनीक और इंटरनेट फिल्टर का फेल होना कैसे फेल होता है? मालवेयर के कारण। इसके साथ व्यापक डेटा। हैकर्स मुख्य रूप से वित्तीय प्रणालियों पर हमला करते हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणालियों में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा शामिल होता है। इसके बाद हमें साइबर सुरक्षा में सुधार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इंटरनेट का दुरुपयोग। तो थर्ड पॉइंट है इंटरनेट का दुरुपयोग। तो इंटरनेट के दुरुपयोग से क्या चुनौती उत्पन्न होती है? मौजूदा दौर में साइबर स्पेस की आसान उपलब्धता और इसके व्यापक उपयोग के कारण इंटरनेट का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। इससे नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को अलग अलग प्रकार के साइबर अपराधों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है बढ़ते साइबर हमले। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया बल या फिर हम जिसको बोलते हैं सर्ट इन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत को वर्ष 2022 में बड़ी संख्या में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके तहत 2022 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके तहत कुल 13 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। तो साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं, ना कि साइबर अपराध। तो साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं कितनी हैं? 13 लाख, जबकि साइबर अपराध के मामले लगभग 52-53 हजार के आसपास हैं। 2022 में भारत में मालवेयर से शीर्ष प्रभावित तीन उद्योग कौन कौन से? बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है। रैंसमवेयर हमलों की बढ़ती संख्या भी भारत की समक्ष एक चुनौती है कि भारत अपनी जो साइबर पॉलिसी है उसमें सुधार करे। तो कहाँ बढ़ रही है इसकी संख्या? रैंसमवेयर की घटनाओं में साल दर साल वृद्धि देखी जा रही है। इन हमलों में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के दौरान 53% की वृद्धि हुई है। इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज थे। इसके बाद वित्तीय और विनिर्माण क्षेत्रों का स्थान है। तो
इसके अलावा है कुशल मानव संसाधन, ठीक है। टीम लीज डिजिटल के अनुसार पिछले साल साइबर सुरक्षा उद्योग में कुशल पेशेवरों की आपूर्ति मांग के 33% कम थी। तो टीम लीज नामक कोई प्राइवेट फर्म है, उसके अनुसार कि भारत में कुशल पेशेवरों की आपूर्ति 37% कम है। इसके अलावा हमें क्यों जरूरी है, तो हमें अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, और क्यों जरूरी है, तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी हमें अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारा जो आईटी एंड बीपीओ सेक्टर का जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हमें बनाए रखना है और आगे इंक्रीज भी करना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस सेक्टर को मालवेयर और रैंसमवेयर अटैक से बचा कर रखें। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक दिखने के लिए ऑडियो वीडियो में हेरफेर करके डिजिटल पहचान की क्लोनिंग करना। तो इसमें क्या है, डिजिटल पहचान की क्लोनिंग करना ऑडियो वीडियो के माध्यम से, इसी को डीपफेक बोले हैं। दूसरे प्रकार का खतरा थ्रेट कौन सा है, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए मालवेयर खतरा है अपने आप में। इसके अलावा और खतरा क्या है, वित्तीय धोखाधड़ी। तो वित्तीय धोखाधड़ी में क्या होता है, वित्तीय धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बैंकिंग की प्रणालियों को कमजोर करके उत्पन्न किए जाने वाले सतत खतरे। इसके अलावा और चुनौती कौन सी उत्पन्न होती है, यूजर्स के साथ धोखाधड़ी करने के लिए फिशिंग सहित सोशल इंजीनियरिंग के अन्य तरीके। तो ये सब भारत के लिए चुनौती है। अब इसके बाद आता है साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का प्रावधान है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल इंडिया सर्ट, इसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत किया गया है। यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं हमलों के प्रति कार्रवाई करती है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसका उद्देश्य साइबर स्पेस से संबंधित सूचना और अवसंरचना की सुरक्षा करना है। इसके बाद है राष्ट्रीय साइबर उत्कृष्टता केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर CENTRE, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इंडियन साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका कार्य साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों का निपटना है। तो साइबर अपराध समन्वय केंद्र किसके लिए, साइबर अपराध से निपटने के लिए है। इसके अलावा है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसका कार्य महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है साइबर स्वच्छता केंद्र CSK, इसका मुख्य कार्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का पता लगाना है। नेक्स्ट है सूचना सुरक्षा और जागरूकता परियोजना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट IC। तो IC, इसका उद्देश्य सूचना की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020, इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, सक्षम और प्रोसेसिंग साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है साइबर सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण CPA की स्थापना की जानी चाहिए जो डिजिटल व्यवस्था के सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर सके। नेक्स्ट क्या है, तो समिति द्वारा सिफारिश क्या की गई है कि साइबर सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तो समिति ने सिफारिश की है कि एक साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जो डिजिटल व्यवस्था के सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्या है, निष्पक्ष और उत्तरदायी उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र और मुआवजा तंत्र बनाया जाना चाहिए। तो एक उपभोक्ता शिकायत निवारण और मुआवजा तंत्र
केंद्र और राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा प्रवर्तन निकाय को मजबूत बनाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य अग्रणी देशों के साथ घनिष्ठ वैश्विक सहयोग को स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, साइबर इंश्योरेंस, साइबर अटैक इंश्योरेंस भी क्षमता निर्माण करना चाहिए। तो क्षमता निर्माण के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया को अत्याधुनिक साइबर समाधान केंद्र प्रदान करने हेतु एक मजबूत नवाचार परिवेश का निर्माण करना चाहिए। निजी भागीदारी को मजबूत करना, साइबर अपराध संबंधी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों और उपयोग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पीपीपी मॉडल को साकार करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। सरकार द्वारा सक्रिय सरकारी सहायता के जरिए निजी उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समर्पित अधिकारी सभी सरकारी संगठनों एवं निजी उद्यमों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है जो साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। इस बात है जागरूकता। सरकार द्वारा साइबर आतंकवाद सहित संभावित खतरों से निपटने के लिए देश में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। इस बात है साइबर सुरक्षा पर बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो साइबर सुरक्षा पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, इसके लक्ष्य क्या है, फिर किन चीज़ों को ये रेगुलेट करता है, किन चीज़ों का गवर्नेंस चेक करता है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी, कॉपीराइट उल्लंघन कोई मामले को यह गवर्न करता है। इसके अलावा है धोखाधड़ी, कंप्यूटर धोखाधड़ी से मामले को भी यह गवर्न करता है। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसी चुनौतियों से भी निपटने में काम करता है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ यूरोप का यह अभी समय साइबर अपराध का समाधान करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपाय है। काउंसिल ऑफ यूरोप का यह अभी समय, मतलब इसका यूएन से संबंधित नहीं है बल्कि किससे संबंधित है, काउंसिल ऑफ यूरोप से संबंधित है। तो साइबर अपराध का समाधान करने वाला एकमात्र कानूनी तंत्र है अभी तक। इसके अलावा और कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई संधि या फिर कन्वेंशन नहीं है। इसके अलावा भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, वो तो पता है।